वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, जियोग्राफी आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो आपको पढ़ना होता है पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के बारे में। यानी कि अंग्रेजी में बोले तो इन्वायरमेंटल स्टडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको जानना होता है कि इन्वायरमेंट क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है और क्लाइमेट चेंज। तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाती हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाती हैं मतलब पेपर में, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को समाहित करके एक मॉडल पेपर हमने तैयार किया है आप सभी लोगों के लिए। यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपकी परीक्षा अगर लिखित हो रही है तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। हालांकि मैं ये भी बताऊंगा कि उस क्वेश्चंस को कैसे लिखना है। मैं उस क्वेश्चन को आपको बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही सरल भाषा में आपको थोड़ा सा समझा करके बता दूंगा कि भाई वो क्वेश्चन कह क्या रहा है और क्वेश्चन में लिखना आपको क्या है। उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा बता जरूर दूंगा, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला ये प्रश्न आपका इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का ही मॉडल पेपर लिखित टाइप का मॉडल पेपर होगा। यानी कि इसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सभी विश्वविद्यालयों में ऐसे ही पेपर पैटर्न होता है और यही प्रश्न आते हैं। तो इन प्रश्नों को एकदम से रट डालिए आप। आइए चर्चा करते हैं। जियोग्राफी यानी भूगोल, बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर मॉडल पेपर 2024 की परीक्षाओं के लिए, 25-26 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा ये मॉडल पेपर। आइए देखते हैं। खंड आ की अगर बात की, पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ होगा। चाहे आपकी परीक्षा 2 घंटे की हो, चाहे आपकी परीक्षा 1 घंटे की, मतलब चाहे आपकी परीक्षा 3 घंटे की हो, ठीक है। तो दोनों दृष्टि से है। अगर आपकी परीक्षा 3 घंटे की भी होती तो भी यही मॉडल पेपर, और 2 घंटे की तो भी यही मॉडल पेपर आप तैयार करेंगे, ठीक है। देखिए, खंड आ की बात की है तो खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। खंड आ के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है और 2 या 3 नंबर आपको यहाँ से दिए जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से डिसाइड करती है। किसी किसी विश्वविद्यालय में 2 नंबर इसको मिलते हैं, किसी किसी में 3 नंबर दिए जाते हैं, किसी किसी में 1.5 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये अलग अलग विश्वविद्यालय का कुछ फंडा रहता है। चले, पहला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, 100% ये प्रश्न आएगा। प्रश्न है पर्यावरण। पर्यावरण लिख करके छोड़ देगा और पूछेगा कि पर्यावरण के बारे में बताएं। तो पर्यावरण का आपको यहाँ पर अर्थ और परिभाषा बतानी है। पर्यावरण क्या होता है या पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, थोड़ा बहुत इसको बता देना है। तो पर्यावरण क्या होता है आप सभी को पता होगा। पर्यावरण जो होता है, परि प्लस आवरण, जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है, वही होता है पर्यावरण। यानी कि आप लिखेंगे कि वे सभी बाहरी परिस्थितियां एवं तथ्य जिनका संबंध किससे होता है, मानव से होता है। और मानव क्या होता है, मानव और उसके जीवन के क्रियाकलापों से संबंधित होता है। जो बाहरी परिस्थितियां और तथ्य होते हैं उनका संबंध, तो उसी को सम्मिलित रूप से हम पर्यावरण कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर मानव विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं और करने वाली जो दशाएं होती हैं, उसके पर्यावरण का अंग उन दशाओं को कहा जाता है। यानी पर्यावरण अगर सिंपली भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं, उसी को वातावरण या उसी को पर्यावरण कहा जाता है, उसी को इन्वायरमेंट कहा जाता है। जहाँ पर क्या रहते हैं, जीव रहते हैं, सजीव लोग रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है। पर्यावरण या वातावरण हमसे भी प्रभावित होता है, जीवों से, और जीव उससे भी प्रभावित होते हैं। तो दोनों एक दूसरे के परस्पर एक प्रकार से अन्योन्याश्रित के संबंध है। यानी कि जितना संबंध पर्यावरण का मनुष्य से है, मनुष्य का उतना संबंध पर्यावरण से है। दोनों एक दूसरे के पूरक भी माने जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पर्यावरण के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती और मनुष्य के बिना पर्यावरण की भी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि मनुष्य चाहे तो पर्यावरण को ध्वंस कर सकता है, खत्म कर सकता है, पर्यावरण भी चाहे तो मनुष्य को एक चुटकी में मिटा सकता है। तो दोनों कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के संरक्षण में ही आगे बढ़ता है मामला पूरा। तो पर्यावरण जानते हैं क्या होता है, फिटिंग महोदय कहते हैं कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण होता है। पारिस्थितिकी का मतलब होता है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इकोलॉजी यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बनता है। पहला शब्द है आपका आइकोस और दूसरा है लोगोस। आइकोस का मतलब होता है निवास स्थान और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना या शास्त्र या विज्ञान। यानी जहाँ पर निवास स्थान होता है लोगों का, उसी स्थान के अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को हम पारिस्थितिकी बोलते हैं। और जिस स्थान पर जीव रहते हैं और उस जीव जो होते हैं उस पर प्रभाव डालते हैं, तो पारिस्थितिकी, वातावरण और जीव समुदाय
का पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को हम कहते हैं। हैकल महोदय ने परिभाषा दी। सबसे पहले 1869 ईस्वी में जर्मनी के जीवशास्त्री थे अर्नेस्ट हैकल ने, उन्होंने ही एक प्रकार से पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पारिस्थितिकी में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो उन्हीं पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण होता है जीवों के। मतलब कि जीवन की पारिस्थितिकी के समस्त तथ्य मिलकर के वातावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसमें जीव रहते हैं, और जीव जो होते हैं वो प्रभाव डालते हैं वातावरण पर, वातावरण से प्रभावित होते हैं जीव। तो उसी पूरी के पूरे एरिया को हम लोग वातावरण कहते हैं। क्लियर। टांसले महोदय कहते हैं, टांसले कहते हैं कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वातावरण कहलाता है या पर्यावरण कहलाता है। तो सिंपल सी परिभाषा यही पर्यावरण की, जिसके बारे में हमने आपको बताया। पारिस्थितिकी एक शास्त्र या एक विज्ञान है जिसमें अध्ययन किया जाता है जीवों का उन्हीं के निवास स्थान के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, यानी कि जीव जहाँ पर रहते हैं उन्हीं के निवास स्थान के परिप्रेक्ष्य में उन्हीं जीवों का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत। पारिस्थितिकी में पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो दूसरा प्रश्न आपसे ये भी बनेगा एग्जाम में कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। देखिए, पारिस्थितिकी जो है इसको तो बोलते हैं इकोलॉजी, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से बोलते हैं इकोसिस्टम। दोनों में बहुत अंतर है, ये बात ध्यान रखेंगे। इकोसिस्टम और इकोलॉजी दोनों में बहुत अंतर है। इकोलॉजी एक विज्ञान है, एक शास्त्र है जो अध्ययन करता है किसका, पारिस्थितिकी तंत्र का, या वातावरण के जो प्रभावकारी दशाएं होती हैं उनका। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें तो जैवमंडल का एक छोटा सा नमूना होता है। मतलब कई पारिस्थितिकी तंत्र मिल करके एक जैवमंडल का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में या इकोसिस्टम में जैसे कि जलीय इकोसिस्टम हो गया, झील में एक इकोसिस्टम हो जाता है, पहाड़ का एक इकोसिस्टम हो गया, मैदान का एक इकोसिस्टम हो गया, तालाब का, नदियों का, झीलों का, महासागरों का, इन सभी का अलग अलग क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है जहाँ पर जीव रहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कह सकते जैसे कोई एक झील है वो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, जिसमें जल की विभिन्न गहराइयों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। और आप देखते हैं वो पर्यावरण जो होता है उसके साथ तालमेल बैठा करके वहाँ पर मछली या तमाम प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं जल में रहते हैं, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गया वो। ठीक है, तो इसी प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र किसी एक छोटे या बड़े स्थान के सभी जीव जंतुओं और उसके भौतिक पर्यावरण के सब मिश्रण का जो योग होता है उसी को बोला जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। जबकि जैवमंडल जो होता है वो संपूर्ण पृथ्वी के सभी जीवधारियों और उसके भौतिक पर्यावरण के सकल योग को हम बोलते हैं जैवमंडल। तो जैवमंडल जो बनता है वो कई पारिस्थितिकी तंत्र को मिलाने से बनता है। ठीक है, पूरी के पूरी पृथ्वी पर चाहे वो पहाड़ हो, चाहे मैदान हो, चाहे महासागर हो, चाहे तालाब हो, चाहे झील हो, चाहे नदी हो, सभी के इकोसिस्टम को मिला लेंगे तो आपका बनेगा एक जैवमंडल। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इकोसिस्टम जो होता है उसकी परिभाषा दी एजी टांसले महोदय ने। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तत्वों का एक विशिष्ट प्रकार होता है। किसका, भौतिक तत्वों का एक विशिष्ट प्रकार होता है, और उनकी रचना जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर के होती है। अपेक्षाकृत स्थिर समय स्थिति में होता है और खुला तंत्र होता है, विभिन्न आकार और विभिन्न किस्मों का होता है पारिस्थितिकी तंत्र। अभी जो शब्द मैंने बताए अजैविक घटक और जैविक घटक, जैविक घटक का मतलब होता है जिसमें जीव रहते हैं। मतलब जैविक घटक क्या होता है, जैविक घटक जो होता है समस्त जीवधारियों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जंतु और पादप समुदाय जो होते हैं वो जब एक साथ साथ रहते हैं और किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो उस घटक को हम जैविक घटक कहते हैं, जिसमें जीव रहते हैं, सजीव जो जैसे जो जीवन वाले हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए और मनुष्य हो गए और तमाम प्रकार के जीव जंतु हो गए जिनमें जीवन होता है, वो जैविक घटक होते हैं। जबकि अजैविक घटकों की बात की जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जो अजैविक घटक होते हैं, अजैविक पदार्थ जो होते हैं जिनमें जीवन नहीं रहता, जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, वो अजैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक और एक जलवायु संबंधी। जो कार्बनिक होते हैं उनमें खास करके जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सब कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक घटक हैं। अकार्बनिक पदार्थों में कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जल ये सब आ जाते हैं। ठीक है, वायु, तमाम प्रकार की गैसें, ये सब अकार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक आपके अजैविक घटक हैं। जबकि जलवायु घटक की अगर बात की जाए तो जैसे कि समुद्र का तापमान हो गया, या वायुमंडल का तापमान, या वायु की आर्द्रता, ठीक है,
या जल, इन सभी को आप जलवायु भी एक घटक में रख सकते हैं। तो इन सभी के मिलने से यानी कि जैविक और अजैविक घटकों के मिलने से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। R.L. लिंडमैन महोदय बड़ी जबरदस्त परिभाषा देते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की। कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब तंत्र शब्द का प्रयोग किसी भी परिणाम में किसी स्थान, समय, इकाई के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रमों से निर्मित तंत्र के लिए किया जाता है। भौतिक, जैविक और रासायनिक, ये तीन, यानी जैविक मतलब जिसमें जीवन रहते हैं, भौतिक मतलब जैसे मैंने आपको बताया भौतिक घटक में जो निर्जीव चीज़ें हैं वो, और आपके जो रासायनिक चीज़ें उसमें कुछ तत्व वगैरह जो आ जाते हैं, आपके कार्बनिक पदार्थ वगैरह, अकार्बनिक, वो चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में समझा कि वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र होती क्या है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब ये होता है कि जिसमें एक छोटा समुदाय या बड़ा समुदाय या बड़ा क्षेत्र जिसमें जीव रहते हैं, और इसके अलावा जीव के अलावा उसमें उस जीवों के जीने के लिए प्रभावकारी दशाएं उपलब्ध होती हैं, तो उसको बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, और उसके अध्ययन को बोलेंगे पारिस्थितिकी। ठीक है, और इसके अलावा वातावरण किसको बोलेंगे, मतलब कि जो हमारे चौतरफा जो दशाएं हमको घेरे हुए हैं, जो हमको प्रभावित करती हैं, ठीक है, उन्हीं सकल जो प्रभावकारी दशाओं का जो सकल योग होता है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझा। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, पर्यावरण प्रबंधन क्या है। फटाफट से आप बताएंगे पर्यावरण प्रबंधन, इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंट मैनेजमेंट जिसको आप बोलते हैं, पर्यावरण प्रबंधन। पर्यावरण प्रबंधन क्या होता है, तो डॉक्टर R.L. सिंह और डॉक्टर सबिंदर सिंह बड़े ज़बरदस्त फिजिकल जियोग्राफी के लेखक हैं। इनकी पुस्तक आती है डॉक्टर सबिंदर सिंह की, बड़ी ज़बरदस्त पुस्तक होती है भी प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए जियोग्राफी की। ठीक है, तो डॉक्टर सबिंदर सिंह और डॉक्टर R.L. सिंह महोदय के द्वारा एक परिभाषा दी गई है प्रबंधन को लेकर के, पर्यावरण प्रबंधन पर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा दी है। कहा कि भूपटल पर स्वस्थ जीवन की वृद्धि के लिए पर्यावरण गुणता को कायम रखना ही पर्यावरण प्रबंधन होता है। पर्यावरण की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखना, जिससे जीव जो हैं वो प्रभावित ज़्यादा ना हो, मतलब जीवन सफल हो सके। जीवन की जो क्वालिटी है, मतलब कि जो पर्यावरण की क्वालिटी उसमें गिरावट ना आने पाए, तो वही सिचुएशन बनाए रखना ही क्या होता है, पर्यावरण प्रबंधन होता है। ठीक है, पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्यतः ऐसे पर्यावरण मॉडल से संबंधित है जो एक सुनिश्चित या फिर जो यह सुनिश्चित करता है कि पूंजी, वार्षिक कृषि निवेश तथा भूमि विकास में वृद्धि के साथ साथ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में भी वृद्धि होगी। परंतु दूसरी ओर प्रबंधन या पर्यावरण प्रबंधन तथा मॉडल इन सभी कारकों की महत्वपूर्ण सीमितताओं, आने वाली चुनौतियों तथा समस्याओं के निराकरण की नीतियों को समाहित रखता है। ये बात बताई डेनिस मीडोज ने। तो इस तरीके से ये होता है पर्यावरण प्रबंधन। कुल मिलाकर के पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना जो होती है, मानव और प्रकृति के बीच में तालमेल या सामंजस्य या संतुलन बनाने से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि इसे मिट्टी और भूमि या वायु की जो गुणवत्ता है, या वनस्पति की गुणवत्ता, जंगली जीव जंतु की गुणवत्ता या उनमें कमी ना आने पाए। ठीक है, भूमि की क्वालिटी में कमी ना आए, भूमि की उर्वरता में कमी ना आए, मिट्टी की उर्वरता में कमी ना आए, वायु में कमी ना आए, वायु के जो एक प्रकार से मतलब जो गैसें हैं जीवन के लिए अच्छी गैसें हैं, उनकी कमी ना होने पाए, उनकी बढ़ोतरी ही हो जाए, तो ये होता है पर्यावरण प्रबंधन। ठीक है, तो खनिज संसाधनों की अधिकतम संभव तरीके से कुशल व्यवस्था करें ताकि संसाधनों का उचित दोहन हो सके, तो ये सब पर्यावरण प्रबंधन में किया जाता है। पर्यावरण प्रबंधन तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। चूंकि पर्यावरण प्रबंधन की मुख्य संकल्पना पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन की संकल्पना होती है। पारिस्थितिकी तंत्र को अगर आपने अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया तो आपने समझा कि पर्यावरण प्रबंधन हो रहा है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये रहा आपका कुछ पर्यावरण प्रबंधन से रिलेटेड चीज़ें जो मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और मैं एक बार और आपको यहाँ बताऊंगा, अगर आपने अभी तक और भी क्लासेस नहीं देखी हमारी, तो प्लेलिस्ट में आप और वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 2023 वाली प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो उन सभी वीडियोस को अगर आप टाइम पाएँ तो देख लें। बाकी अगर ये भी मॉडल पेपर आप देख ले रहे हैं और उनको भी देख लेंगे, एक आध दो मॉडल पेपर को, या क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा,
क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर को मैंने करवाया है, तो प्लेलिस्ट में आपको 2023 वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में नीचे जल्दी ढूंढते चले जाइएगा, खूब नीचे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो मोर पर आप क्लिक करते जाइएगा तो नीचे आपको मिलेगा प्लेलिस्ट 2023 वाली, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे विभिन्न विश्वविद्यालयों के, तो आप उनको देख लीजिएगा। पर्यावरणीय शिक्षा की अगर बात की जाए तो पर्यावरणीय शिक्षा को समझाने के लिए हमें सबसे पहले शिक्षा की परिभाषा को जानना होगा, क्योंकि शिक्षा जुड़ा हुआ है इसमें। शिक्षा समिति और मतलब कि शिक्षा जो होती है वो सीमित शिक्षा क्या होती है, शिक्षा समिति और अशिक्षित व्यक्ति के बीच, मतलब शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति के बीच में क्या होता है, एक अंतर होता है। शिक्षा जो व्यक्ति पाता है वो शिक्षित माना जाता है, और जो शिक्षा नहीं पाता है वो अशिक्षित माना जाता है। तो शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों के बीच में अंतर शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाता है। शिक्षा का कार्य क्या होता है, व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होकर के और निम्न स्तर पर सर्वव्यापी उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है। शिक्षा आपके जो आंतरिक ज्ञान है उसको बाहर निकालने का काम करती है। शिक्षा के द्वारा आपका जो व्यक्तित्व होता है उसका बाह्य प्रकटीकरण होता है। शिक्षा कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं, शिक्षा जो होती है वो निश्चित तौर पर आपको हर एक चीज़ को मैनेज करने के लिए, हर एक चीज़ को जानकारी जानने के लिए, हर एक चीज़ को समझने में मदद करती है आपकी। तो इसी तरीके से जो पर्यावरण से रिलेटेड जानकारी है, पर्यावरणीय शिक्षा को हम स्वाभाविक या प्राकृतिक या संतुलित या नवीनता एवं परिवर्तन के आधार पर प्रगतिशील शिक्षा मान सकते हैं। क्योंकि पर्यावरण में अनेक प्रकार के उद्दीपन होते हैं जो कई प्रकार के मनुष्य को प्रभावित करते हैं। इंद्रियजन्य ज्ञान के फलस्वरूप मनुष्य को प्रत्येक क्षण नई नई अनुभूतियाँ प्रदान करते हैं, और इन्हीं अनुभूतियों पर पर्यावरणीय शिक्षा आधारित होती है। मतलब कि कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बताऊं, पर्यावरणीय शिक्षा का मतलब है कि आपको ये बताया जाए कि पर्यावरण का कितना नुकसान हो रहा है, उसको रोका कैसे जाएगा, पर्यावरण का जो एक प्रकार से अवनयन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किन मामलों में हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो ठीक है, उसको अगर हो रहा है तो उसको रोका कैसे जाएगा। उन सभी चीज़ों पर विचार विमर्श करने की जो शक्ति होती है वो पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा आपको प्राप्त होती है या मिलती है। तो पर्यावरणीय शिक्षा कुल मिलाकर के आपको ये अवगत करवाती है कि आप मतलब कि आप जो है ये जान सके कि पर्यावरण है क्या। पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत ये आपको बताया जाता है कि पर्यावरण है क्या, पर्यावरण में क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं, पर्यावरण प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है, पर्यावरणीय अवनयन किस तरीके से हो रहा है, निम्नीकरण पर्यावरण का जो हो रहा है उसको रोका कैसे जाए। ये तमाम प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, और नए नए सम्मेलन होते हैं उनमें नए नए लक्ष्य रखे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं जैव विविधता का क्षय हो रहा है, जैव विविधता पर दबाव आ रहा, मतलब कि दबाव में कमी आ रही है, तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही हैं जिसके कारण से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण ये सब हो रहा है। इसके कारण से पर्यावरणीय शिक्षा बहुत जरूरी हो गई है। यही सब लिख देंगे, हो जाएगा आपका। पांचवा प्रश्न है भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन को भूमंडलीय ऊष्मन या वैश्विक तापन, वैश्विक ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग बोले तो अंग्रेजी में बोल सकते हैं। तो भूमंडलीय तापन से मतलब होता है भूमंडल पर जब तापमान बढ़ता है तो उसी को बोलते हैं भूमंडलीय उष्णता या वैश्विक तापन, ठीक है, या ग्लोबल वार्मिंग। और आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या यही बनी हुई है, ग्लोबल वार्मिंग की। मतलब कि आप देख रहे हैं कि जो भूमंडलीय उष्णता है या जो एक प्रकार से जो भूमि गर्म हो रही है वो खास करके पृथ्वी की जलवायु को परिवर्तित कर रही है लगातार, ठीक है। क्योंकि क्या है कि तमाम प्रकार की गैसें हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैस है जो कि भूमंडलीय तापमान को बढ़ोतरी करती है, उसको गर्म करती है। सबसे इम्पोर्टेंट गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो वातावरण को गर्म रख करती है, ठीक है। तो वातावरण को गर्म करती है कौन सी गैस, CO2 सबसे इंपॉर्टेंट गैस है ये गर्म करने में। और जब वातावरण गर्म होता है तो उसका बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, एक क्योटो संधि हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल आया था, उसमें 6 हरित गृह गैसों के बारे में बताया गया था। हरित गृह गैसें मतलब कि जैसे कि जिसको आप ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, तो उन गैसों में खास करके कई गैसों की पहचान की गई थी जो कि खास करके मतलब वैश्विक तापन के लिए या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उपयोगी हैं। जैसे कि सबसे पहली गैस है आपकी CO2 जो मैंने आपको बताई, दूसरी गैस है आपकी मीथेन CH4, ठीक है। इसके अलावा CH3 या CH4 इसका सूत्र होता है मीथेन का। इसके अलावा जो है नाइट्रस ऑक्साइड हो गई आपकी, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा आपकी होती है हाइड्रोक्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन। ये और इसके अलावा पर क्लोरोकार्बन एक होती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये कई सारी गैसें हैं। इसके अलावा 25 और भी गैसों को पहचान लिया गया है जिनको जो है
ग्रीन हाउस गैसेस में रखा गया है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो भूमंडलीय तापमान में वृद्धि करती हैं, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है उसमें वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो तापमान को बढ़ाती है, और जब वातावरण का तापमान मान लेते हैं गर्म हो जाएगा तो होगा क्या भैया, इसको समझे थोड़ा सा। वातावरण का तापमान मान लेते हैं बढ़ा, अब तापमान के संपर्क में जो हवाएं आएंगी वो भी गर्म हो जाएंगी। अब ये गर्म हवाएं जो होंगी, चूंकि गर्म हवाएं हल्की होती हैं तो ऊपर उठेंगी। अब ये हल्की हवाएं ऊपर जब बहेंगी तो जाकर ये गर्म हवाएं कहाँ पर टकराएंगी, बड़े बड़े पर्वतों पर टकराएंगी। और पर्वतों पर होता क्या है, ग्लेशियर होते हैं यानी बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। अब जब बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं इनसे गर्म गर्म हवाएं टकराएंगी तो क्या होगा, जब गर्मी लगेगी इसमें बर्फ में तो बर्फ क्या होगा, पिघलेगा। और चूंकि इन्हीं ग्लेशियर से क्या निकलती हैं, नदियाँ निकलती हैं। इन्हीं ग्लेशियर से नदियाँ निकल से गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकली, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकली। इसी प्रकार से चोमायुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकली। तो इसी प्रकार से अलग अलग जो नदियाँ होती हैं वो ग्लेशियर से निकलती हैं। अब होगा क्या कि जब ग्लेशियर और ज़्यादा पिघलेंगे, चूंकि वातावरण जो है पहले जितना गर्म था, ठीक है, मान लेते हैं वातावरण था 19 डिग्री सेल्सियस गर्म, या 20 डिग्री सेल्सियस, या मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस गर्म था। अब क्या हो जाए, वातावरण अचानक से गर्म हो जाए और 50 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाए, तो क्या होगा, हवाएं जो होंगी वो गर्म बहेंगी। गर्म हवाएं जाकर के ग्लेशियर से टकराएंगी। इस स्थिति में क्या होगा, नदियों में क्या होगा, जल ज़्यादा तेज तीव्र गति से बहेगा, ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेंगे, नदियों का जलस्तर जो होगा बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा। नदियाँ अपना जल गिराती कहाँ पर है भैया, समुद्र में गिराती हैं। इससे क्या होगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। अगर नदियों पर बांध बना होगा तो बांध टूटने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है कभी कभी, लेकिन बांध में चूंकि मशीनें लगी होती है तो पता चल जाता है, उसको खोल दिया जाता है। तो नदियों से जब बाढ़ मतलब कि बांध का जो फाटक होता है खोल देते हैं तो इससे क्या होता है, आसपास के जो नदियों के इलाके होते हैं उसमें पानी भर जाता है, नहीं बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और जो नदियों का जल होता है वो जाकर के कहाँ पर गिरता है भैया, समुद्र में गिरता है। तो समुद्र में जब गिरता है तो समुद्र का जलस्तर जो होता है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, जो समुद्री इलाके हैं, नदी जो समुद्री द्वीप हैं या समुद्र के जो तटीय इलाके हैं वो सब उसमें डूबना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये कई हानिकारक काम करता है ग्लोबल वार्मिंग। तो बहुत ही ज़बरदस्त समस्या है, बहुत ही बेकार समस्या, या एक प्रकार से बोले तो एक ऐसी जटिल समस्या है जिससे सारा का सारा विश्व त्रस्त है इस समय भूमंडलीय तापन से। अगला प्रश्न, छठा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। छठवां क्वेश्चन है मृदा अपर्दन। मृदा माने होता है माटी यानी मिट्टी, अपर्दन माने होता है कट करके बहना, यानी मिट्टी का कट करके बहना ही मृदा अपर्दन कहलाता है। और इससे क्या होता है, मिट्टी जब कट करके बह जाती है तो उससे क्या हो जाता है, जो भूमि की उर्वरक क्षमता होती है, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं 1 बीघा में अभी तक 3 कुंटल गेहूँ हुआ रहा, तो जब मृदा अपर्दन हो जाए यानी माटी कट के बह जाए आपके खेतवा के, तो जो ऊपर खाद वाद डारे हो वो सब खादे वाद वही साथे बह जाए पानी के साथे, तब का हुए भैया फिर दोबारा अगर वो मन गेहूँ बोइबो तो कुछ ना हुए, 1 कुंटल बीघा ना काट पेबो। तो मृदा अपर्दन का यह हानि होती, ठीक है। मृदा अपर्दन हुए का हो, मृदा अपर्दन के मतलब होगा माटी जब पानी आवत है, बाढ़ आएगा या पानी खूब बरसा तो इससे क्या होते हैं, माटी कट के बहे लागत थी। तो यह बहे वाली जो प्रक्रिया है वही का अपर्दन कहा जाता है। और मृदा यानी कि माटी कट के बहा थी, ठीक है, तो वही मृदा अपर्दन होगा। समझ में आवा बात, अगर समझ में बात आए हुए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दियो और शेयर कर दियो भैया। जितना लोग देखा तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दियो। यही प्रकार से और सब्जेक्ट के वीडियो हम लगातार देते रहा आपका, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चलें आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन आपकी समझ में आ गया होगा क्या होगा, मिट्टी का कट करके बहना ही मृदा अपर्दन कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें, तो मृदा अपर्दन क्या है, मिट्टी का कट करके बहना, यानी कि आप देखते हैं प्रकृति की शक्तियों के द्वारा मिट्टी होती है इतनी तेजी से निष्कासित हो जाती है कि इससे क्या होता है कि इसकी ऊपरी परत जो होती है वो हट जाती है। अब मृदा अपर्दन जो होता है वो जल के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी होता है, कई और माध्यम से होता है, ठीक है। ये बात ध्यान, जल और वायु के द्वारा मृदा के विनाश और क्षय के एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मामले देखे गए हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मृदा की जब ऊपरी परत बह जाती है तो फिर उसी की जो उर्वरक क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती, खत्म हो जाती, तो मृदा का तीव्रतम गति से विनाश होता है। और यही विनाश जो होता है उसकी उर्वरक क्षमता को खत्म कर देता है। धीरे धीरे क्या होता है, मृदा अपर्दन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, मृदा का जो उर्वरक क्षमता होती है कम होने लगती है, और ऐसे ऐसे लगातार जब होता रहता है तो मृदा जो होती है वो मरुस्थल में बदल जाती है, ठीक है। तो उसी क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं, यानी कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता जैसे जैसे क्षीण होती, लगातार ही प्रक्रिया चलती रहेगी मृदा अपर्दन की, तो फिर क्या हो जाएगी, वो प्रक्रिया जाकर के मरुस्थलीकरण में बदल जाएगी। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण लिखिए। वायु प्रदूषण, वायु मतलब कि हवा,
प्रदूषण माने क्या होता है कि गंदी हो जाए। तो वायु जब गंदी हो जाती है या वायु में हानिकारक गैसें ज़्यादा हो जाती हैं तो उसी को वायु का प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्योंकि वायु जो होता है सभी जगह विद्यमान है, हमारे चारों तरफ क्या विद्यमान है भैया, हमारे चारों तरफ वायु विद्यमान है। अब इस वायु में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस वायु में जो ऑक्सीजन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, O2 गैस। क्योंकि ऑक्सीजन गैस पर ही जीवन निर्भर है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो आप जो है जीवित नहीं रह पाएंगे, चाहे प्राणियों की बात करें चाहे पौधों की बात करें। क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वो बहुत उपयोगी होते हैं। अच्छा, पौधों की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से खींचते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है और उस दृष्टि से पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतना ज़्यादा वायु प्रदूषण को हम रोक पाएंगे। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। तो हरे पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इससे संतुलन जो होता है लगातार बना रहता है। लेकिन अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, O2 हम लोग अपने अंदर खींचते हैं और अपने अंदर जो हमारे अंदर जो कचरा है वो C जो है यानी कि जो कचरा यानी कार्बन जो है वो उसी O2 के साथ क्रिया करके हमारे नाक से क्या निकलता है बाहर, वो निकलता है CO2। यानी O2 गया और C अंदर से हमारे उसमें जुड़ करके और CO2 बाहर निकला। समझ रहे हैं ना चीज़ों को। अच्छा, वायुमंडल में ऐसा नहीं है कि वायु में जो वायु यहाँ पर बहती है केवल ऑक्सीजन उसमें रहता है, ना ना ना। ऑक्सीजन तो रहता है मात्र और मात्र, मतलब आपका 78% जो रहता है वो रहता है नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%, और लगभग 21% के आसपास पाई जाती है ऑक्सीजन गैस। और इसके बाद में और सारी गैसें हैं, यानी कि लगभग आप देखें तो आपका कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 7 और 2 9, यानी ये नहीं, थोड़ा लगभग मतलब 19%। ऑक्सीजन लगभग 19% आपका पाया जाता है लगभग, तो 19% ये और 78% वो। तो इस तरीके से ये गैसें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। खास करके वायुमंडल में जो वायु की गुणवत्ता है उसमें जब कमी आती है, खास करके इसे विषैली गैस उसमें शामिल हो जाए, कोई धूल के कण बहुत ज़्यादा हो जाए वायु में, रेडियोधर्मी पदार्थ बहुत ज़्यादा आ जाएं, तो जब ये सब प्रवेश कर जाते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या, वायु प्रदूषण। क्योंकि ये क्या हो जाता है कि हमारे वायुमंडल में जब अत्यधिक दुरुपयोग स्वास्थ्य के लिए हो जाता है वायुमंडल और स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाता है, जीवन के लिए संकट बन जाता है, तो इसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कई कारण हैं। पहला कारण क्या है भाई, वायु प्रदूषण का पहला कारण है जो उद्योग बहुत सारे स्थापित हुए हैं। उद्योगों का अत्यधिक विकास जब हो गया है, इसके कारण से क्या हुआ है, उनसे जो उद्योगों की जो चिमनियाँ होती हैं उनसे धुएं विषैले निकलते हैं, पदार्थ निकलते हैं, बहुत सारे मलबे निकलते हैं। तो उन्हीं मलबों और गैसों से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। दूसरा कारण ये है, वाहन का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, मोटरसाइकिल, कार चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, तो इन सभी में तमाम प्रकार की धुएं निकलते हैं, तो वो धुएं भी वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा रासायनिक पदार्थों का हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और रासायनिक पदार्थों की लगातार वृद्धि भी हो रही है, तो इस कारण से वायुमंडल में वो सारी चीज़ें मिश्रित हो जाती हैं। तमाम प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, जो हवा में मिल जाते हैं, हवा में घुलने वाले होते हैं, वो तुरंत जो है वो उड़ने वाले होते हैं, तो वो वायु को गंदा कर देते हैं। चौथा कारण ये है, जो पेट्रो रासायनिक प्रयोग हो रहा है उसके कारण से भी वातावरण जो है प्रदूषित हुआ है। इसके अलावा पांचवा कारण है, चूंकि नगरों में जनसंख्या का अत्यधिक जमाव लगातार बढ़ता जाता है। जनसंख्या जब इकट्ठा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कार मोटर बहुत ज़्यादा चलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज होगी, पेड़ नहीं होंगे, अत्यधिक जमाव होगा, सघन जमाव होगा, बसाव ज़्यादा होगा, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो फिर वहाँ का भी वातावरण ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा अगला कारण आप लिख सकते हैं, जैसे वनों का निरंतर कटाव हो रहा है, जो जंगल है उनकी कटाई की जा रही है, उसको रहने योग्य भूमि में कन्वर्ट किया जा रहा है या खेती करने योग्य बनाया जा रहा है। तो चूंकि पेड़ों से हमको कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ खींचते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, तो फिर क्या होता है कि इससे संतुलन बना रहता है। लेकिन जब उस एरिया में पेड़ नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी, दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये बड़ी उपयोगी चीज़ें होती हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। आजकल आप देख रहे हैं ई वेस्ट बड़ा ज़्यादा फेमस है, जैसे कि कंप्यूटर का कोई टुकड़ा हो गया, मोबाइल फ़ोन, बैटरी, लैपटॉप जो ख़राब हो जाते हैं, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, चिप, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, कैलकुलेटर, ये सब आप आजकल आप देख रहे हैं बहुत ख़राब होते हैं, तो उनको आप फेंक देते हैं वैसे, तो वो फिर दिक्कत, वो भी दिक्कत करता है, वो भी मलबे हैं। ठीक है, उससे भी एक प्रकार से ठोस अपशिष्ट की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, और बहुत सारे कचड़े हो जाते हैं, शहरों से बहुत सारे कचड़े होते हैं, पन्नी, पॉलीथीन जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। ठीक है,
परमाणु अस्त्र का परीक्षण जब होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और वायु पूरी पूरी की पूरी गंदी हो जाती है। तो ये सब वायु प्रदूषण के कई कारण हैं जो मैंने आपको बताए। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में कुछ बताएं। पारिस्थितिकी पिरामिड की अगर बात की है तो पिरामिड देखें ऐसा होता है, पिरामिड कई प्रकार का होता है, लेकिन बेसिकली अगर देखेंगे तो एक पिरामिड ऐसा मान लेते हैं। पिरामिड क्यों बनाया जाता है, खाद्य श्रृंखला के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पिरामिड में क्या होता है कि जो जीव होते हैं वो इसी तरीके से द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इस प्रकार से और उत्पादक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो होगा सबसे नीचे, यहाँ पर क्या होगा, पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या कहलाएंगे, प्राथमिक उत्पादक होंगे। इनको क्या बोलेगा, उत्पादक, ठीक है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर उससे ऊपर क्या होंगे, पेड़ पौधे के बाद में यहाँ पर आपके होंगे, जैसे बकरी हो गई आपकी, कौन सी हो गई भाई, बकरी, ठीक है। तो यहाँ पर होगी आपकी बकरी। अब बकरी जो होती है घास फूस खाती, क्या खाती है, घास फूस खाती है। तो यानी बकरी जो हो गई क्या हो गई, प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। क्या हो गई, प्राथमिक उपभोक्ता हो गई बकरी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। यानी बकरी प्राथमिक उपभोक्ता क्या खाती, बकरी घास फूस खाती है। यानी बकरी कैसी है, शाकाहारी। यानी पूछा जाता है कि प्राथमिक उपभोक्ता प्रायः होते हैं, तो आपको ऑप्शन ए में मिलेगा शाकाहारी, तो आप लगाएंगे शाकाहारी। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है, ठीक है। तो बकरी शाकाहारी होती है चूंकि वो प्राथमिक उपभोक्ता में आती है। इसके अलावा बकरी को मान लेते हैं कौन खाता है, मनुष्य खाता है। और यहाँ पर आप मनुष्य को रख दीजिए, ठीक है, मनुष्य को आप रख दीजिए, या किसी और मतलब जानवर को रख दीजिए जो बकरी को खा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर जो है भेड़ वगैरह को रख, मतलब उसको रख सकते हैं, क्या बोलते हैं, किसको रख सकते हैं भाई, जो बकरी को खा सकता है। मान लेते हैं मनुष्य को मैंने रख दिया, तो मनुष्य क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो सर्वाहारी बेसिकली होती है। कैसे होते हैं, सर्वाहारी, सब चीज़ खाने वाले होते हैं। तो मनुष्य जो होता है बकरी को भी खा लेता है और घास फूस भी खा लेता है, ठीक है, अनाज वगैरह भी खा लेता है। तो मनुष्य सर्वाहारी है, तो मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता होता है, क्लियर। अब तृतीयक उपभोक्ता आपका कौन होता है, शेर होता है। यहाँ पर शेर क्या होता है, मनुष्य को भी खा लेता है, ठीक है। तो ये होता है तृतीयक उपभोक्ता। समझ में आ गई चीज़ें। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये पिरामिड एक प्रकार से बन गया। तो ये खाद्य श्रृंखला का एक पिरामिड बन गया है, जिसमें क्या होता है, जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा है, फिर बकरियों की संख्या, ठीक है, उसके बाद में फिर मनुष्यों की संख्या, और उसके बाद में शेर आप देखते हैं बहुत कम होते हैं। तो बेसिकली जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं बहुत कम पाए जाते हैं, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर जो है प्राथमिक, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद में उत्पादक जो होते हैं ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये होता है खाद्य, मतलब कि खाद्य श्रृंखला का पारिस्थितिकी पिरामिड। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित उत्पादकों और उपभोक्ताओं को उनकी संख्या, जैवभार और ऊर्जा के आधार पर क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, उसी को पिरामिड कहा जाता है। क्योंकि उपभोक्ताओं को सबसे पहली बात संख्या में कैसे हैं वो, तो इसको पहली बात संख्या का पिरामिड पहला होता है, जीवों की संख्या का पिरामिड। दूसरा होता है आपका, मतलब 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। दूसरा होता है आपका जैवभार वाला पिरामिड, ठीक है, जैवभार पिरामिड। और तीसरा होता है आपका ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है और एक दिशा में चलता है, बात ध्यान रखेंगे। तो ये 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं जो कि खाद्य श्रृंखला को बनाते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना एल्टन महोदय ने दी थी 1927 में, 1927 ईस्वी में सबसे पहले पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना एल्टन महोदय ने 1927 में दी थी। पिरामिड आरेखों के द्वारा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित विभिन्न जैविक घटकों के पोषण स्तर संबंध जो होते हैं उसको प्रदर्शित किया जाता है। इसमें उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता पिरामिड के आधार से शीर्ष की ओर अवरोही क्रम में जो है फिट किए जाते हैं। तो ये होता है आपका पिरामिड, क्लियर। आगे देखिएगा पारिस्थितिकी पिरामिड। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, उसी को बोलते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन की अगर बात की जाए तो आपदा प्रबंधन का मतलब सीधा, चूंकि आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, एक होती है प्राकृतिक आपदा, एक होती है मानव निर्मित आपदा। लेकिन दोनों आपदाएं जो होती खतरनाक होती हैं, दोनों आपदाओं से नुकसान होता है। तो उसी नुकसान से बचने के लिए, जान माल का जो खतरा होता है उसको बचाने के लिए जो तैयारी हम लोग करते हैं, उसी तैयारी को आपदा प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो चाहे मानव निर्मित आपदाएं हो, उन्हीं आपदाओं के दौरान जीवन और संपत्ति की रक्षा करने व आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए तमाम प्रकार की जो विशेष तैयारी करी जाती है, वही तैयारी आपदा प्रबंधन कहलाती है, ठीक है। आपदा प्रबंधन जो होता है वो खतरे को टाल नहीं पाता है या खतरे को टालने का काम नहीं करता है, वो खतरे को कम करने का काम करता है। खतरे से जो जोखिम होता है, जान माल का खतरा जो होता है उसको ख़त्म करता है। खतरे में जो एक प्रकार से नुकसान होने वाला होता है उसको हमसे पहले से खतरा को के बारे में बताता है, जिसमें GIS और रिमोट सेंसिंग
जो है बड़ी ज़बरदस्त भूमिका निभाता है। 5th सेमेस्टर में आप जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के माध्यम से आपदा प्रबंधन किया जाता है। अभी डिजास्टर मैनेजमेंट का एक एसएमएस आप सभी लोगों के फ़ोन में आया होगा। नवरात्रि से पहले पितरपक्ष में आपका एसएमएस आया था, ठीक है। चूँकि पितरपक्ष में इसलिए बोला हूँ चूँकि मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं लोगों के यहाँ कभी-कभी निमंत्रण होता है तो बहुत सारे लोग बुलाते हैं, तो मैं जाता हूँ खाने-वाने। तो उसी समय मैं निमंत्रण पे था गया था, तो मैं भोजन ही कर रहा था, तभी मेरा फ़ोन क्या हुआ वाइब्रेट होना शुरू हो गया। अपने आप उसमें कुछ आवाज़ निकलने लगी, तो मैंने सोचा क्या हो गया भई? तो मैंने तुरंत उसको देखा। अब जब देखा मैंने फ़ोन निकाल कर के, तो फिर क्या दिक्कत आई कि भई उसमें लिखा था पूरा चेतावनी अलर्ट फ़ोन अब मेरा कर रहा था, तो पहले अंग्रेजी में आया, तो मुझे अंग्रेजी बहुत कम आती है। तो मैंने देखा भई ये अंग्रेजी में आ गया, ये क्या लिखा है? तो मैंने उसको क्या किया भई, तो धीरे-धीरे समझना प्रारंभ किया। तो मैं जब समझ रहा था उसको, फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, गूगल ट्रांसलेशन का सहारा लिया। उसके बाद में गूगल ट्रांसलेशन पे मैंने उसको चेक किया, हिंदी में क्या लिखा है। तो मुझे समझ में आया अच्छा ये बात है क्या? तो वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत वो एसएमएस आया था कि बाई चांस कोई आपदा आती है, तो आपदा के लिए पहले से आपको सतर्क कर दिया जाए कि भई ये फला आपदा, फला डेट को, फला समय पर आने वाली है और इतना नुकसान करेगी। तो आप उसके लिए तैयारी कर लेंगे पहले से, ठीक है? और आपको निर्देश दिया जाएगा कि भई आप ऐसी आपदा में ऐसा काम करें, ठीक है? तो ये आपदा प्रबंधन करता है। तो आपदा प्रबंधन खतरे को सीधे कम नहीं करता या सॉरी खतरे को खत्म नहीं करता है, बल्कि यह योजना बना करके जोखिम को कम करने में सहायता करता है। क्लियर? ये बात ध्यान। आपदाएँ 2 प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा में जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी है, बाढ़ है, भूस्खलन है, सूखा है, तूफान है, सुनामी है, चक्रवात है, हिमस्खलन है, ये सब आपका हो जाता है प्राकृतिक आपदा। जबकि मानव निर्मित आपदाओं में क्या है, जैसे किसी कोई इमारत जो है लगातार मतलब खुद गिर जाए, ढह जाए, आतंकवादी हमले हो जाएँ या औद्योगिक खतरा कोई आ जाए, आग लग जाए कहीं पर भगदड़ मच जाए, कहीं पर दंगा हो जाए, कहीं पर सांप्रदायिकता के दंगे होते रहते हैं। तो ये सब हो जाएँ तो ये सब आपके मानव निर्मित आपदाएँ जो कि मनुष्य अपने द्वारा ही निर्धारित करता है। तो ये हो गया आपके आपदा प्रबंधन के बारे में कुछ बातें, आगे देखिएगा। 10वां क्वेश्चन है सुनामी और बाढ़ क्या होता है? सुनामी क्या होती है भई? सुनामी की अगर बात किए तो सुनामी को बोलते हैं, सुनामी जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है और ख़ास करके जापानी भाषा में इसको मतलब कि अलग तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, इसको उच्चारित किया जाता है। तो ये जापानी भाषा का शब्द है। ये सामुद्रिक लहरें जो होती हैं, वो सामुद्रिक सिस्मिक तरंगों के नाम से भी इसको जाना जाता है सुनामी को, चूँकि ये लंबी समुद्री तरंगों की श्रृंखला या कोई अति ऊँची तरंग दैर्ध्य होती है। गहरे समुद्र मतलब गहरे-गहरे महासागरों में ये लहरें आती हैं सुनामी की और इस तरह से क्या होता है दूसरे तरह का ये एक प्रकार से 100 मीटर या 100 किलोमीटर या उससे अधिक हो सकती है मतलब तो इसकी मतलब जो मतलब वो होती है तरंग दैर्ध्य वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका उत्पादन अक्सर अचानक होता है समुद्रों में, क्योंकि समुद्री तल के विस्थापन होने से जो कि मतलब खास करके भूकंप आने से या भूस्खलन हो जाने से या समुद्री जल में अचानक कोई विस्थापन हो जाए तो फिर क्या होता है लहरें उत्पन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में ये लहरें जो होती हैं बहुत मतलब व्यापक होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, बहुत विनाशकारी होती हैं, तो वो होती हैं सुनामी। सुनामी का केंद्र 100 मील या लगभग हज़ारों मील दूर किसी तटीय इलाके से हो सकता है। पारंपरिक भौगोलिक परिस्थितियों से सुनामी पर तीव्र प्रभाव पड़ सकता है। तो ये होती है सुनामी आपकी, ठीक है? जो लहरें आती हैं समुद्री लहरें को तीव्र गति से आती हैं, सुनामी कही जाती हैं। बाढ़ क्या होता है? बाढ़ नदियों के द्वारा आता है, ठीक है? तो बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो अतिवृष्टि के कारण से अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है या अगर मान लेते ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर बर्फ़ के जो बड़े-बड़े पहाड़ हैं वो ज़्यादा पिघलने लगते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में क्या आता होता है बाढ़ आ जाती है, ठीक है? तो अत्यधिक वर्षा या बांध कभी-कभी टूट जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है या नदी का जो सामान्य जल स्तर है उससे नदियों में जल ऊंचा हो जाए, ज़्यादा नदी में जल आ जाए तो उससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है और जो आसपास के इलाके होते हैं नदियों के वो डूब जाते हैं। तो इसी स्थिति को बाढ़ कहा जाता है और सुनामी समुद्री लहरों को कहा जाता है। आगे देखिए खंडवा की अगर बात करें तो खंडवा में आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएँगे, उनमें से केवल या तो 3 प्रश्न करने होंगे या फिर 4 प्रश्न या फिर 5 प्रश्न। जैसे कि कुछ विश्वविद्यालय में 5 प्रश्न करने होंगे, कुछ में 4 प्रश्न जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में 3 प्रश्न करना होगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में आपको 4 क्वेश्चन्स करना होगा, ये बात ध्यान रखेंगे और इसके अलावा कुछ विश्वविद्यालय में आपको 5 प्रश्न करना होगा। क्लियर? तो सभी की दृष्टि से मैंने आपको बता दिया है और आपको 150 शब्द या 200 शब्दों में लिखना होगा। ये बात आपको पेपर में लिखी हुई मिलेगी तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बाकी प्रश्न जो होंगे आपके यही आएँगे। प्रश्न आपका क्या है? पहला प्रश्न मतलब अति लघु उत्तरीय का पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख विशेषताएँ बताइए। बढ़िया प्रश्न है। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं की अगर बात किया है, पहली विशेषता लिखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र की इकोसिस्टम की।
कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है पारिस्थितिकी अध्ययन की मूलभूत इकाई होती है, सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, पारिस्थितिकी तंत्र की रचना जो होती है जैविक और अजैविक संगठकों के मिलने से बनती है। तीसरी बात, जैविक और अजैविक संगठकों में अंतर प्रक्रियाएं जो होती हैं पाई जाती हैं इसमें। इसके अलावा जैविक और अजैविक मतलब जैविक संगठन के जीवों में भी अंतर प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र में जो है स्वसाम्य स्थिति क्रियाविधि के कारण से स्थिरता और संतुलन भी बना रहता है। ठीक है, इसके अलावा खास करके पारिस्थितिकी तंत्र में कार्यशीलता ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर करती है, स्व उत्पादकता होती है, विकास और वृद्धि में अनुक्रम पाया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में, और प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र संबंधित क्षेत्र के समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कई प्रकार की विशेषताएं हैं इसकी पारिस्थितिकी तंत्र की, इकोसिस्टम की। ठीक है, इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नेचुरल इकोसिस्टम, और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, जो मनुष्य बनाता है उसको बोलते हैं जैसे एक्वेरियम, फसल का खेत, ये सब आपका होता है जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जबकि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, तो इसमें आपका जो होता है ये प्रकृति के द्वारा, जैसे समुद्र, जल, मतलब जंगल, ये सब होते हैं आपके प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण। क्लियर? तो ये सब होते अच्छा, प्राकृतिक संसाधन तंत्र कहा जाता है इसको, ये भी बात भी ध्यान रखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में मानव का अधिक हस्तक्षेप होने पर अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, और जैविक और अजैविक संगठक चक्रीकरण के माध्यम से परस्पर संबंधित और आबद्ध होते हैं। तो ये होता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत जो होता है वो सौरिक विकिरण होता है। क्लियर? पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों तथा ऊर्जा का निरंतर निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। तो ये सब विशेषताएं हैं पारिस्थितिकी तंत्र की, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, टिहरी बांध परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिहरी बांध परियोजना के बारे में आपसे पूछा गया, बढ़िया प्रश्न है। टिहरी बांध परियोजना क्या है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। टिहरी बांध परियोजना की अगर बात की जाए तो टिहरी बांध परियोजना जो है विश्व की एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। और आपको बता दूं, टिहरी जो एक प्रकार से बांध है, ये उत्तरांचल का एक टिहरी जिला है उत्तरांचल में, उसी टिहरी जिले में गढ़वाल हिमालय पड़ता है, उसी गढ़वाल हिमालय पर ये टिहरी बांध बनाया जा रहा है। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो ये बांध जो है 32 डिग्री 22 मिनट के आसपास उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा 78 डिग्री 31 मिनट 0.3 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। टिहरी बांध का जो मुख्य स्थल है वो भागीरथी नदी और भीलांगना, इन दो नदियों का जहाँ पर संगम होता है, उस संगम को, यानी भागीरथी नदी और भीलांगना नदी, भागीरथी और भीलांगना नदी आकर के जहाँ पर मिलती हैं उसी को बोलते हैं गणेश प्रयाग। ठीक है, क्या बोलते हैं? गणेश प्रयाग बोलते हैं। पंच प्रयाग होता है, उसी में से एक प्रयाग है आपका जो है गणेश प्रयाग। ठीक है, ये आपका जब इलाहाबाद में आकर के गंगा और यमुना मिलती है तो उसको बोलते हैं प्रयागराज, चूंकि यहाँ पर आकर के दो बड़ी नदियाँ मिलती हैं, और उससे पहले गंगा नदी ही एक प्रकार से छोटी छोटी नदियों से मिलकर के बनती है। तो वहीं पर भीलांगना और मतलब भीलांगना और भागीरथी दो नदियाँ मिलकर के क्या बनाती हैं, तो उसी दोनों नदियों के बीच में, मतलब ये दोनों नदियों का जहाँ जहाँ पर संगम है उसके बिल्कुल समीप एक उसी नदी पर बांध बनाया गया है, उसी बांध को बोलते हैं टिहरी बांध। ठीक है, अच्छा, अगर बात की टिहरी बांध की, तो टिहरी बांध जो है ये उत्तर काशी से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, देहरादून से 126 किलोमीटर दूर है, मसूरी से 76 किलोमीटर है, और ऋषिकेश से 81 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। टिहरी बांध परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है, और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है बिजली उत्पादन, इसके अलावा और भी तमाम प्रकार की चीज़ों, यानी जैसे सिंचाई उचाई करने के लिए ये बांध बनाया गया है, और इसके अलावा पर्यटन का विकास करने के लिए बनाया गया है ताकि यहाँ पर लोग घूमने टहलने आए, मछली पालन के लिए बनाया गया है, बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया ताकि बाढ़ ना आए, तो ये सभी के लिए बनाया गया है। अगर इसकी बात की जाए नींव की अधिकतम निचाई की, तो बांध शिखर से लेकर के मतलब जो निचाई है इसकी लगभग 260.5 मीटर की एक प्रकार से ऊंचाई है, मतलब नींव की अधिकतम निचाई से लेकर के जो शिखर की ऊंचाई है वो 260 मीटर ऊंचा ये बांध है। बांध का प्रकार अगर बात की जाए तो क्ले कोर रॉक फिल टाइप का बांध है ये। जलाशय का जो क्षेत्रफल है जहाँ पर मतलब जल रहता है 72 वर्ग किलोमीटर का एक प्रकार से दायरे में जल भरा रहेगा। और खास करके आपको बता दूं कि जलाशय सामान्य जलाशय स्तर जो होता है समुद्र तल से लगभग 830 मीटर जो है ऊंचा है ये, और अधिकतम जलाशय स्तर समुद्र तल से 835 मीटर ऊंचा है। तो ये सब एक प्रकार से बताया गया है।
इससे सिंचाई जो होगी लगभग 2.7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करवाई जाएगी। और बिजली की अगर बात की है तो 3453 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन करेगा ये एक वर्ष में ये बांध, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और इसमें इसका फायदा होगा टिहरी बांध का, तो यही सब आप लिख दीजिएगा, उसमें काम हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, तीसरा नंबर प्रश्न है, तो ये आपका अभी टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध आपके समझ में आ गया कि टिहरी बांध ये क्या किस लिए बनाया गया है, तो ये विद्युत उत्पादन के लिए और सिंचाई करने के लिए बनाया गया है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में निर्बनीकरण, निर्बनीकरण का मतलब होता है भारत की बात कर रहा है एक, तो दूसरी बात निर्बनीकरण की बात कर रहा है, तो इसके क्या कारण है निर्बनीकरण के भारत में। निर्बनीकरण का मतलब होता है कि पेड़ों की कटाई होती, जंगल की कटाई करना ही निर्बनीकरण है। या ऐसे बोले कि जंगल कम हो रहे हैं भारत में, इसका क्या कारण है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो निर्बनीकरण के क्या कारण है, इसके कई सारे कारण हैं, उन कारणों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, तो आप सभी लोग बड़े ध्यान सुनेंगे इसको, क्योंकि निर्बनीकरण के कई सारे कारण हो सकते हैं भारत में, ठीक है। कौन कौन से कारण हैं आप लोग अगर जानते हो तो उसमें थोड़ा सा लिखने का काम करें, कमेंट सेक्शन में आप बातचीत बिल्कुल ना करें, कमेंट में लिखें कि निर्बनीकरण के क्या कारण है भारत में, ठीक है। बताएं सभी लोग, फटाफट से आप बताने का काम करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से है ये, बताइएगा भारत में निर्बनीकरण के क्या कारण हो सकते हैं, बताइए सभी लोग, फटाफट से आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निर्बनीकरण के कारण की अगर मैं बात करूं तो चूंकि आप देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा वन काटने का प्रचलन है, कोई दिक्कत आती है तो भाई वन की कटाई कर लो, तो ऐसे में दिक्कत क्या होती है कि सबसे पहला कारण इसका ये है वन काटने का, कि लोग वन क्यों काटते हैं, पहला कारण है कि वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन किया जा रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि लगातार जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे से क्या हो रहा है कि जो जंगल है उसको काट करके वहाँ पर उसको साफ सफाई करके वहाँ पर खेती करी जा रही है, तो इस कारण से जंगल की कटाई की जाती है। दूसरा कारण, दूसरा कारण है स्थानांतरणशील कृषि या झूमिंग कृषि की जाती है। स्थानांतरणशील कृषि या झूमिंग कृषि है क्या, झूमिंग कृषि दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया की पहाड़ी क्षेत्रों में वनों के क्षय और विनाश का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है। कृषि की इस प्रथा में पहाड़ी ढालों पर वनों को जला करके फिर भूमि को साफ किया जाता है, और उसके बाद में फिर उस पर कुछ वर्षों तक खेती करी जाती है, और जब वह भूमि उत्पादकता में उतनी अच्छी नहीं रह जाती या उर्वरक क्षमता उसकी ख़त्म हो जाती है, तो उस भूमि को छोड़ करके जो लोग खेती करते हैं उनको छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं और फिर से नया भाग चुनते हैं, उसको साफ करते हैं, वहाँ पर पेड़ों को काटते हैं, झाड़ियों को काटते हैं, उसके बाद में फिर वहाँ पर उसमें आग लगा देते हैं, और उसके बाद में वो कृषि योग्य भूमि बनाते हैं, फिर वहाँ पर कुछ दिन खेती करते हैं, कृषि करते हैं, फिर उसके बाद में जब वहाँ पर की मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो फिर उसको भी छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं और फिर यही क्रिया करते हैं। इसीलिए स्थानांतरणशील कृषि या झूमिंग कृषि को हम लोग काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरणशील कृषि इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर स्थान परिवर्तित हो रहा है लगातार, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस कारण से तीसरा कारण है वन को काटने का, वनों का चारागाहों में परिवर्तन किया जा रहा है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं विश्व के रूप में सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों एवं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विशेष करके उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में डेयरी फार्मिंग में विस्तार हो रहा है, और इसके विकास के लिए वनों को व्यापक स्तर पर पशुओं के लिए चारागाहों में बदला जा रहा है, ताकि चारागाह जितने होगा उतने पशुओं का पालन किया जाएगा और दूध और डेयरी उद्योग उतना ही सक्सेस होगा, तो इसलिए वनों का कटाई की जा रही है। चौथा कारण इसका ये है अतिचारण। अतिचारण का मतलब क्या हो रहा है कि भाई जब पशु लोग जो होते हैं, जो मतलब कि जो पशु होते हैं वो क्या करते हैं, वो जा करके जब चराते, जहाँ पर पशु चरने लगे उस खेत में कुछ होने वाला है नहीं, यानी वो क्या करते हैं, जो झाड़ियों की कल्ले होते हैं, झाड़ी वगैरह, पेड़ के पत्ते, घास, साकी पौधे जो होते हैं उनको चाट चाट करके जो मतलब कि मतलब जो भैंस या गाय जो, या एक प्रकार से दुधारू पशु जो होते हैं, या बकरी हो गई, या एक प्रकार से और भी चीज़ें हो गई, मतलब जो जीव जंतु होते हैं, तो वो जा करके क्या करते हैं, घास फूस जितने होते हैं उनको सब चर वर करके ख़त्म कर देते हैं। भेड़ों के बड़े बड़े झुंड होते हैं, घासों का पूरा सफाया कर देते हैं। बकरी अगर किसको किसी को मतलब कि खा ले, अगर किसी मतलब घास को या किसी गन्ने को, मतलब किसी को अगर बकरी खा लेती है तो आप मान लीजिए कि बकरी के खाने से दोबारा वो कल्लाता नहीं है। गाय भैंस खा लेगी तो मान लेते हैं एक आध दो कल्ला निकल आएगा, लेकिन अगर बकरी खाई चलो एक को कल्ला निकलना ही है फिर उम्मन, ठीक है। सॉरी। तो पशुओं के बहुत ज़्यादा चरने से भी क्या हो रहा जा रहा है, वनों का मतलब कि खात्मा हो रहा है। इसके अलावा
पांचवा कारण आप लिख सकते हो निर्माण कार्यों के लिए वनों का विनाश हो रहा है, भवन वगैरह बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए, या इसके अलावा सड़क अगर बीच से गुजर रही है, ट्रेन की पटरी गुजर रही जंगल में से, तो जाहिर सी बात है वो कटेगा, इसके लिए कटता है। इसके अलावा छठा कारण है वनों में कभी कभी आग लग जाती है, तो फिर वनों की आग जल्दी बुझाई नहीं जाती है, मतलब बुझती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उसके कारण से ही वन साफ हो जाते हैं। इसके अलावा लकड़ी के लिए और ईंधन के लिए बहुत सारे लोग वनों की कटाई करते हैं। इसके अलावा आठवां कारण है खनिज के खनन हेतु वनों का विनाश होता है। कभी कभी क्या होता है कि पता चला कि भाई इस जंगल में यहाँ पर सोना दबा है नीचे, या हीरा दबा है, या कुछ ऐसे पदार्थ दबे हैं जो बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके लिए क्या किया जाता है, वनों की कटाई करवा दी जाती है और वहाँ पर खुदाई होती है और खाने वहाँ पर बनाई दी जाती है। इसके अलावा जो है नौवां कारण ये हो सकता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आप देखते हैं वन क्षेत्र का विनाश किया जाता है और बहुत ज़्यादा हानि होती है। कभी कभी क्या होता है कि बांध वगैरह जब बनता है नदियों पर, तो उससे जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, तो पूरा का पूरा एरिया के जो पेड़ पौधे होते हैं, जब जल भरा रहता है लगातार, तो पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा जीवीय कारकों के द्वारा भी वनों का क्षय होता है, तो कई कारण है जिसके द्वारा निर्वनीकरण भारत में लगातार होता जा रहा है। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया, लिख सकते हैं सभी कारण आप। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर, हरित गृह प्रभाव को स्पष्ट करें। हरित गृह प्रभाव क्या भैया? हरित गृह प्रभाव का मतलब सीधा सीधा होता है आपका मतलब कि जो आपका मैंने आपको बताया था हरित गृह प्रभाव के बारे में, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है उन्हीं को हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है? हरा घर, ठीक है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ग्रीन हाउस मानव के द्वारा निर्मित एक ऐसा पौधा घर होता है जो ऐसे कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से बनाया जाता है जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती हैं, लेकिन इस पौधा घर की परावर्तन रोधी दीवारों के कारण से सूर्य की किरणें वापस नहीं लौट पाती हैं, मतलब वहाँ वातावरण में, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पौधा घर या हरित घर का तापमान जो होता है बाह्य वातावरण के तापमान से अधिक हो जाता है। और जो ठंडे प्रदेशों में स्थित हरित घरों में अधिक तापमान पर उगाई जाने वाली फसलों व सब्जियों का सफलतापूर्वक उत्पादन किया जाता है। जैसे जो ठंडे एरिया हैं, ठंडी इलाके हैं, वहाँ पर सब्जियाँ नहीं हो पाती हैं, ऐसी स्थिति में वो लोग हरित गृह बनाते हैं, हरा घर बनाते हैं और उसमें खेती करते हैं। तो वो खेती करने के लिए अनुकूल वास्तविक जो दशाएं होती हैं भौगोलिक, उनको निर्मित करते हैं, कृत्रिम तरीके से बनाते हैं, जैसे एक्वेरियम टाइप का, ठीक है। तो वो लोग वैसा बनाते हैं, तो उसी को हरित गृह बोलते हैं। तो तापमान वहाँ पर क्या होता है, हाई होता है, तो यही तापमान हाई होने की प्रक्रिया, इसीलिए हरित गृह गैसों के कारण से वातावरण गर्म होता है, क्योंकि वातावरण जो होता है गर्म करके उसको मतलब उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, ताकि सब्जी और फल वगैरह की खेती की जा सके, ताकि हर एक समय में आप देखते हैं हर एक फल मिल जाता है, हर एक सब्जी मिल जाती है। तो उसका कारण है कि भाई वो चीज़ें मतलब कि जिस सिचुएशन में वो फसल उगती है उस सिचुएशन को बना लिया जाता है। तो वर्तमान में कुछ इसी या कुछ ऐसी ही स्थिति हमारी पृथ्वी की हो रही है, और इसी कारण से पृथ्वी की गर्म होती जा रही प्रवृत्ति को देखते हुए इसकी तुलना ग्रीन हाउस घर से की जाती है, ग्रीन हाउस से की जाती है, ठीक है। और इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें? तो वातावरण में तमाम प्रकार की गैसें हैं जो कि गर्म करती हैं वायुमंडल को, जैसे कि जिसमें शामिल है सबसे इंपॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। ये सब गैसें जो हैं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे पृथ्वी की एक हरित गृह जैसी स्थिति हो चुकी है। और खास करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है पृथ्वी को गर्म करने के लिए। तो इसका मैंने कारण भी आपको बता दिया था कि भाई इस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में लगातार बढ़ रही है, और इससे वातावरण में लगातार जो है गर्माहट हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, नदियों के द्वारा जल ज़्यादा जब बहाया जाता है तो बाढ़ आती है, तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये है ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, इसके बारे में हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का काम करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 5वां नंबर प्रश्न है मृदा प्रदूषण के कारण एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। मृदा माने होता है माटी या मिट्टी, प्रदूषण माने होता है गंदी होना, यानी मिट्टी जब गंदी हो जाए या मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म होने लगे, मिट्टी की जो क्वालिटी है वो खत्म होने लगे, तो उसी को बोलते हैं मिट्टी की एक प्रकार से मतलब मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण का क्या कारण रहा है और क्या परिणाम इसका निकल करके सामने आया है, वही आपसे पूछा गया है। तो मृदा प्रदूषण की अगर बात की जाए तो मिट्टी खनिज लवणों और अपघटित जैविक पदार्थों का समूह मात्र ना होकर के स्वतंत्र में मतलब कि स्वयं में एक जटिल तंत्र भी होता है, जो लंबे समय में जलवायु, जीवों और अन्य भौगोलिक कारकों की अन्योन्याश्रितता जो अन्योन्याश्रित क्रियाओं से उत्पन्न होती हैं। मतलब जब जीव और भौतिक कारक एक दूसरे पर क्रियाएं करते तो उससे मिट्टी का निर्माण होता है और मिट्टी उर्वरक होती है।
डोक्या से वो कहते हैं कि मृदा माल मात्र शैलों, पर्यावरण, जीवों और समय की आपसी क्रियाओं से उत्पन्न होती है। तो कुल मिलाकर के मिट्टी में कई प्रकार के तत्व होते हैं, कई प्रकार के लवण होते हैं, कई प्रकार के खनिज तत्व होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, गैस और जल होते हैं, वो सब निश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं। अब क्या होता है कि इन्हीं निश्चित अनुपात में किसी अनुपात में बढ़ोतरी हो गई, किसी में घटोत्तरी हो गई, तो उसी को घटोत्तरी और बढ़ोतरी को मृदा प्रदूषण कहा जाता है। कि ठीक है, आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे कारक हैं जिससे मृदा प्रदूषण फैल रहा है। जैसे कि आजकल मृदा प्रदूषण में प्रदूषित जल आ जाता है, रसायन युक्त तमाम प्रकार के कीचड़ हैं, कूड़ा करकट है, कीटनाशक दवाएं पड़ती हैं मिट्टी में, उर्वरक बहुत ज़्यादा उर्वरता वाली जो मतलब एक प्रकार से खाद वगैरह का प्रयोग किया जा रहा है, उसके कारण से क्या हो रहा है कि लगातार मिट्टी की गुणवत्ता जो है वो घट रही है, कम हो रही है। मिट्टी का कटाव हो रहा है, मिट्टी बह रही है लगातार कट करके, मृदा अपरदन हो रहा है, मिट्टी की गुणवत्ता इससे कम होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, तापमान घटता बढ़ता रहता है, इससे भी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि जो जीवांश होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो एक प्रकार से कृषि का मित्र कहा जाता है केचुआ, वो भी नष्ट हो जाता है। तो ये सब कई प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होती है जिससे मृदा का की गुणवत्ता में कमी आती है, उसकी गुणवत्ता में ह्रास होता है। मानवीय क्रियाकलाप इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। लगातार लोग कम समय में ज़्यादा फसल उत्पादन करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है खेती करते हैं और उसको मतलब कि कभी पड़ती नहीं छोड़ते खेत को, तो इससे भी मृदा प्रदूषण प्रदूषण बढ़ता है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यही कि भाई उर्वरकों का भारी प्रयोग और औद्योगिक बहिस्राव जो होता है इसके कारण से। दूसरा है ठोस अपशिष्ट में वृद्धि और सुनियोजित निस्तारण का अभाव। इसके अलावा ई वेस्ट यानी जो इलेक्ट्रॉनिक जो मलबे होते कचड़े होते हैं, इन सभी के कारण से मृदा प्रदूषण लगातार बढ़ता रहा है। वर्तमान समय में करोड़ों फर्स्ट जनरेशन मोबाइल फ़ोन जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसके कारण से लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है और उसके जो मतलब पुर्जे होते हैं वो फेंक लेते हैं लोग, तो उससे मिट्टी प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है। इसका परिणाम ये निकल करके सामने आया मृदा प्रदूषण का कि मृदा अपरदन में वृद्धि होती है मृदा प्रदूषण से, पहली बात। दूसरी बात, मरुस्थलीकरण में वृद्धि होती है। जब मृदा प्रदूषित हो जाएगी तो मृदा जो होती है उसकी उर्वरक क्षमता क्षीण हो जाएगी और मृदा क्या हो जाएगी, मरुस्थल में बदल जाएगी, यानी मरी हुई भूमि बन जाएगी, उसमें कुछ उत्पादन नहीं होगा। तीसरी बात, उत्पादन में कमी आएगी। चौथी बात, कृषि भूमि में निरंतर कमी होगी। पांचवी बात, मानव और जनसंख्या के बीच बढ़ते कृषि अनुपात में के कारण से भयंकर जो है खाद्यान्न की कमी होगी, भुखमरी फैलेगी। ये तमाम प्रकार की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्लियर? ये आगे देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। छठा प्रश्न है, चक्रवात आपदा प्रबंधन की संक्षेप में विवेचना कीजिए। चक्रवात क्या है, चक्रवात को कैसे रोका जा सकता है, चक्रवात किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो चक्रवात आपदा प्रबंधन के माध्यम से चक्रवात को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन चक्रवात से जो होने वाली जन धन की हानि है उसको जरूर कम किया जा सकता है। सबसे पहला काम आप कर सकते हैं, भौगोलिक सूचना तंत्र यानी कि जिसको आप GIS बोलते हैं, ठीक है, और दूर संवेदन, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। तो भौगोलिक सूचना तंत्र और रिमोट सेंसिंग यानी दूर संवेदन तकनीक जो है उसके माध्यम से कृत्रिम उपग्रहों से जो तमाम प्रकार की जानकारी या आंकड़े प्राप्त होते हैं, सैटेलाइट जो ऊपर लगी हुई है उससे आप देख लेंगे कि भाई यहाँ पर चक्रवात उठ रहा है या बन रहा है, तो आप आगे के लोगों को बता देंगे कि भाई चक्रवात आने वाला है, अपना अपना सामान या अपने अपने आप रक्षा कर दीजिए। तो इससे क्या होता है, रिमोट सेंसिंग से और भौगोलिक सूचना तंत्र से हम लोग पूर्व अनुमान लगा लेते हैं कि भाई ये चीज़ आने वाला है। चक्रवात आगमन से पहले से हम जानकारी हमको इकट्ठा हो जाती है तो हम उससे लड़ने के लिए या उससे बचने के लिए हम तमाम प्रकार के उपाय कर लेते हैं। पहला इसका हम बच सकते। दूसरा, आपदा प्रबंधन में चक्रवात से कैसे बचा सकता है आपदा प्रबंधन के द्वारा, क्योंकि वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसी तकनीकी विकसित करने का प्रयास किया जा सकता है जिससे चक्रवात की तीव्रता को कम किया जा सके। साथ ही साथ चक्रवात की दिशा में आंशिक परिवर्तन किया जा सके कि भाई चक्रवात अगर ज़्यादा घनी आबादी की तरफ आ रहा है तो उसको टाल करके समुद्री एरिया में कर दिया जाए। ऐसे कुछ कि वैज्ञानिकों का प्रयोग हो सकता है। ऐसा होने पर चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। तीसरा प्रबंधन आप ऐसा कर सकते हैं, चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव और पुनर्वास जैसे कार्यक्रमों को यथाशीघ्र प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। चक्रवात मान लेते हैं किसी एरिया में जा रहा है तो आप क्या करें, पता चला कि भाई चक्रवात वहाँ पर आएगा तो उन लोगों को वहाँ से हटा लें, उनके सामान और उनको, उनके बाल बच्चों को, उनके सभी लोगों को किसी दूसरे स्थान पर ले जा करके उनको शिफ्ट करवा दें, ये भी काम हो सकता है। इसके अलावा सागर तटीय क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर मौसम संबंधी मौसम संबंधी जो यंत्र होते हैं जो कि मौसम को बताते हैं, या जो चेतावनी वाले यंत्र होते हैं कि भाई मौसम बिगड़ रहा है या चक्रवात आ रहा है तो उसके बारे में बताने वाले ऐसे यंत्र तमाम सारे लगा देने चाहिए ताकि दिक्कत जैसे चक्रवात की कोई भनक लगे तुरंत पता चल जाए। इसके अलावा
चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण का कार्य बहुत ही वरीयता से कराने पर चक्रवात की गति को कम किया जा सकता है। अगर पेड़ रास्ते में पड़ जाता है चक्रवात के, तो चक्रवात की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। इससे जान माल का खतरा कम हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का लगाव, मतलब कि जैसे चक्रवात की दिशा जो होती है, जब चक्रवात किधर आता है तो वहाँ पर पेड़ों का लगाना ज़्यादा उचित होता है कि भाई भविष्य में अगर फिर से अगर आता है चक्रवात तो इन्हीं पेड़ों में रुक जाए चक्रवात और ज़्यादा हानि ना हो। ठीक है, तो इसीलिए पेड़ लगाया जाता है। आगे देखिए, तो ये अगर चक्रवात में आपदा प्रबंधन के तरीके से कैसे चक्रवात से हम बच सकते हैं। 7वां प्रश्न है भूस्खलन पर टिप्पणी कीजिए। भूस्खलन क्या है भैया? भूस्खलन की का क्या मतलब होता है? भूस्खलन चूंकि गुरुत्व और नमी के कारण से शिलाखंडों और मृदा पदार्थों का नीचे खिसकना जो होता है उसी को बोलते हैं भूस्खलन। ठीक है, सॉरी, भूस्खलन समझ में आई चीजें क्या होती है। भूस्खलन का सीधा सा मतलब होता है जो कि अपक्षय क्रिया होती है, तमाम प्रकार के जो पत्थर होते हैं, पहाड़ होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, टूट जाते हैं, खिसक जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाते हैं, असंगठित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, वर्षा का जल जब गीला होने के पश्चात पदार्थ जो होता है वो उसकी ओर सरकने लगता है। टूटा पदार्थ कोई है, जब पानी बरसता तो वो सरकने लगता है। इससे क्या होता है कि भूस्खलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और इससे कई प्रकार की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बांध वगैरह टूट सकते हैं, पुल टूट सकते हैं, परिवहन तंत्र इससे बिगड़ सकता है, नगरों को हानि हो सकती है। तो भूस्खलन के कई कारण होते हैं, जैसे कि भूस्खलन में विविध शैल पदार्थ, मिट्टी, हिमशिलाएँ ये सब होते हैं। और हिमस्खलन को खास करके जो हिमस्खलन या भूस्खलन होता है ये एक ही जैसा होता है। भूस्खलन मतलब कि भूमि में या पत्थर का खिसकना, हिमस्खलन में क्या होता है कि बर्फ के पहाड़ों का खिसकना। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं भूस्खलन। पहला होता है आपका तीव्र, यानी बहुत तेज से। इस प्रकार के स्खलन में कुछ सेकंड में से कुछ मिनट तक चलता है। दूसरा होता है माध्यम या मध्यम, इसमें क्या होता है कुछ मिनट में से लेकर कुछ घंटे तक भूस्खलन होता है। और तीसरा होता है मंद, ऐसे भूस्खलन कुछ दिन से लेकर के कुछ वर्ष तक चलते रहते हैं, जिसमें पत्थर या वो पहाड़ खिसकने लगते हैं। ठीक है, भूस्खलन के कारण से क्या होता है, कारणों में ढाल तथा मानव हस्तक्षेप सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ढाल स्खलन के लिए तथा पदार्थ के सरकने के लिए गुरुत्व शक्ति का निर्माण करना पड़ता है। वर्षा ऋतु में बाढ़ के समय में नदी के द्वारा कटाव भी भूस्खलन में सहायक होता है। सड़कों के निर्माण में, पहाड़ियों पर मकान या बांध बनाने में, जलाशय प्रवाह तथा अन्य निर्माण मानव द्वारा हस्तक्षेप के उदाहरण आपको बताए जा सकते हैं। भूस्खलन में ये सब सहायक होते हैं। और वनों की लगातार कटाई, पशुचारण, संवेदनशील क्षेत्रों में डायनामाइट का प्रयोग, ये सब भूस्खलन के कई कारण हो सकते हैं। जिससे जो चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी चिटक जाती हैं, और वो जब पानी बरसता तो फिर वो चट्टानें टूट करके ढनकने लगती हैं, बाहर हो जाती हैं, तो उससे दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन का प्रभाव ये पड़ता है कि संपत्ति और मानव जीवन का विनाश हो जाता है, कृषि भूमि और फलों का विनाश हो जाता है। ठीक है, तो भूस्खलन के स्पष्ट प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं इन सभी क्षेत्रों में। भूस्खलन से नदियों के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, और इसके अलावा बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है। जैसे नदियों में जो नदियों के जल में अगर कोई बड़ा पत्थर कट करके आकर के गिर कर नदी के सामने आकर के, मतलब कि नदी के रास्ते में आ गया, तो फिर क्या होगा, नदियाँ अपना मार्ग बदल लेंगी। जब नदियाँ अपना मार्ग बदलेंगी तो क्या हो जाएगा, इससे जो है बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यानी जिन क्षेत्रों में पानी नहीं जा रहा था उन क्षेत्रों में पानी एक बैग चला जाएगा, तो इससे बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है भूस्खलन। भूस्खलन को आप रोक सकते हो। सबसे पहली बात तो छोटे चट्टानी ढेर को हटा देना, या निचले भाग में अस्थायित्व बढ़ाने के लिए पदार्थ एकत्रित कर लेना। इसके लिए आवश्यक यंत्र और उपयुक्त धरातल होना बहुत ज़रूरी होता है। चट्टानों के चटकने का सतह निरीक्षण करें और तुरंत उसका पूर्वानुमान लगाएं, वे चट्टानें कहाँ पर चिटकी हैं उनको तुरंत जो है सही कर लें। इससे क्या हो जा सकता है कि आप उससे बच सकते हैं। इसके अलावा घाटी के ढालों पर बाहुकुटों का व्यापक वृक्षारोपण किया जाए। मतलब कई प्रकार के वृक्ष होते हैं जो कि पहाड़ी एरिया में लगाए जाते हैं, तो ढालों पर बेसिकली आप अगर वृक्षों को लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि कभी पत्थर अगर ऊपर से जो है टूट करके नीचे गिर रहा है तो उसको पेड़ जो होंगे थोड़ा बहुत रोक लेंगे, इससे बहुत कम हानि होगी। आप देखते होंगे पशुचारण और वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसके अलावा सड़कों के किनारे तटबंध बनाया जाए, ताकि क्या हो कि सड़कों पर आकर के पत्थर वगैरह न गिर जाएं। ठीक है, जल विभाजकों का संरक्षण किया जाए। तो ये सब होता है भूस्खलन को रोकने के या भूस्खलन को रोकने के उपाय। आगे देखिएगा 8वां प्रश्न, सतत विकास की संकल्पना बताएं। सतत विकास क्या होता है भाई? सतत विकास को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सतत विकास का सीधा सा मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इस संकल्पना का वास्तविक विकास जो हुआ था
1987 में हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट, जिसे द ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, उसके आने के बाद में हुआ। तभी से इस शब्द का व्यापक रूप में प्रयोग होने लगा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा गठित आयोग ने विकास के लिए परिवर्तन हेतु वैश्विक प्रारूप का प्रस्ताव पेश किया। ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने हमारे रहन सहन और शासन में पुनर्विचार की आवश्यकता पर जोर दिया। मानवता के लक्ष्य और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए पुरानी समस्याओं पर नए तरीके से विचार करने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय पर बल दिया। और इसका मतलब इस आयोग का औपचारिक नाम था पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग, यानी द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और इसमें सतत विकास पर ध्यान दिया गया, क्योंकि सतत विकास का सीधा सा मतलब होता है कि भाई संसाधन जो होते हैं वो किसी एक के तो होते नहीं हैं। संसाधनों पर सभी का पूर्ण अधिकार होता है, बराबर अधिकार होता है। संसाधनों पर हमारी पीढ़ी का ही केवल अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी, भविष्य की जो पीढ़ी है, उनके लिए भी कुछ चीज़ों को बचा करके रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हम ऐसे संसाधनों का प्रयोग करें या इस तरीके से संसाधनों का दोहन करें जिससे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ संसाधन बचे रह सकें। ठीक है, तो संसाधनों का उचित तरीके से दोहन या समुचित दोहन ही सतत विकास कहा जाता है। पर्यावरण को ध्यान में रख करके जब हम विकास करते हैं और संसाधनों का तर्कसंगत तरीके से दोहन करते हैं, संसाधनों का उचित उपयोग करते हैं, तो वही विकास होता सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा लोगों की भलाई अत्यधिक अंतर संबंधित होती है। सतत विकास के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग आवश्यक है। तो सतत विकास या संक्षेप में सतत विकास के कई सारे लाभ होते हैं, जैसे कि आर्थिक समृद्धि का लाभ सभी नागरिकों को प्राप्त हो पाता है। पर्यावरण संदर्भों में हानिकारक औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों या स्थलों को पारिस्थितिकी अनुकूलन शहरी आवासीय परियोजनाओं में बदला जा सकता है। इसके अलावा नीति निर्माण प्रक्रिया में नागरिकों और अन्य भागीदारों को शामिल किया जा सकता है। प्रगतिशील औद्योगिक प्रक्रियाओं से ऊर्जा दक्षता और प्रदूषण में कमी लाने को बढ़ावा मिल सकता है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं सतत विकास से। तो ये होता है सतत विकास आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं, और भी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का काम करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केवल आपको कितने प्रश्न करने हैं भैया? केवल और केवल यहाँ पर से आपको 1 या 2 प्रश्न करने होते हैं। कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे खंडसा में। ठीक है, 400 शब्द या 500 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पेपर कुछ आएगा। तो आपके विश्वविद्यालय में लिखा होगा कि भाई कितने प्रश्न करने हैं। अगर 2 घंटे का पेपर होगा तो एक पेपर मतलब 1 प्रश्न करना होगा, खास करके मतलब उसमें वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में। राम मनोहर लोहिया में 2 प्रश्न ही करने हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अब शब्द सीमा राम मनोहर लोहिया में आपको 450 शब्दों में लिखने को मिलेगा, क्योंकि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में 500 शब्द में ही लिखना पड़ेगा, यानी लगभग 5 पेज या 4 पेज में आपको लिखना है। राम मनोहर लोहिया में अगर 3 पेज या 4 पेज में भी लिखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दीर्घ उत्तरीय का। जैव विविधता क्या है? इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है? जैव विविधता संकट के कारणों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। जैव विविधता को लेकर के ये प्रश्न हमेशा आता है और आएगा परीक्षा में प्रश्न, तो इसको रट डालिएगा एकदम से, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा 100%। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जहाँ पर जीव बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं, जीवों की लगभग बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ इकट्ठा किसी एक ही क्षेत्र विशेष में निवास करती हैं, रहती हैं, तो उस एरिया को हम बोलते हैं जैव विविधता वाला क्षेत्र है। विविधता माने कई प्रकार की प्रजातियाँ इकट्ठे रहती हैं, और किसकी? जीवों की प्रजातियाँ, तो उसी को बोलते हैं जैव विविधता। क्लियर, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। आगे देखिए, इन सभी प्रश्नों को एक प्रकार से आप तैयार कर लीजिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न दूसरा नंबर प्रश्न है, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों और दुष्प्रभावों की विवेचना कीजिए। जल प्रदूषण क्या है भैया? जल प्रदूषण का मतलब क्या होता है? जब पानी गंदा हो जाता है। पानी गंदा बहुत तरीक़ों से होता है, जैसे जो मलबे होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो नाले होते हैं, वो नालों का जो पानी होता है, शहरों में नाले बड़े बड़े बने होते हैं, उन नालों का पानी जो होता है जाकर के नदियों में गिरता है। ठीक है, और नदियाँ समुद्र में जाती है, तो इससे क्या होता है? समुद्री जल, नदी का जल, बरसात का जल आपका, जैसे जब जो वायुमंडल अगर दूषित होता है तो उस बरसात का जो पानी होता है वो भी गंदा हो जाता है। ठीक है, इससे भूमिगत जल जो होता है वो भी गंदा होता है। तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो भूमि पर जो जल है, या जो तालाब का जल है, नदी का जल है, समुद्र का जल है, इसकी क्वालिटी में जब गिरावट होती है, इसमें और तमाम प्रकार के मलबे, कूड़ा कबाड़ मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं जल प्रदूषण। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के प्रमाणों और कारणों का विस्तृत विवरण दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन
क्या होता है और उसका क्या प्रमाण है और उसके क्या कारण है उसको बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चौथा प्रश्न क्या है, आपदा प्रबंधन चक्र से आप क्या समझते हैं और इसके मुख्य चरण बताएं आपदा प्रबंधन के। तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं प्रयास करूंगा कि इन पर वीडियो और बनाऊंगा, लेकिन तब तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका परीक्षा तक आपके ना आ पाए, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी एक सजेशन मैं आपको दूंगा कि आप जो 2023 में जो मॉडल पेपर में हमने दिए हैं 2023 में, और जो क्वेश्चन पेपर दिए हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर हैं, उनको सॉल्व भी करवाया है और क्वेश्चन पेपर को मैंने दिया भी है आपको, ठीक है। तो उनको आप देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर को आप देख लीजिएगा, और मॉडल पेपर जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं 2023 वाले, उनको आप देख लीजिएगा। उनमें बहुत अच्छे तरीके से हमने सारी चीज़ों को समझाया है इसी प्रकार से, तो आप उनको देख लीजिएगा। 2023 वाली महासंग्राम वीडियो भी देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रयास मैं करूँगा कि हो सकता है इसका भी महासंग्राम वीडियो में इसका जियोग्राफी का दे दूँ, 5th से मतलब कि 3rd सेमेस्टर का, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको बता दूं कि ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने बीए 3rd सेमेस्टर के 2024 के मॉडल पेपर को समझा, जियोग्राफी का, पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के बारे में लिखित मॉडल पेपर था उसका, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।